चलिए आइए, नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप लगातार आप देख रहे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा है और केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक एनसीईआरटी बेस्ड जो है तो आपका क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। अगर मैं कहूं तो ये एनसीईआरटी बेस्ड हमने एमसीक्यू कुछ तैयार किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पीडीएफ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगातार मतलब लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में लगभग मैं बात करूं तो लगभग केमिस्ट्री के 2800 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी 9th और 10th की किताबों से क्वेश्चंस को कलेक्ट करके फिर क्वेश्चन आपके लिए रेडी किया गया है। ठीक है, तो लगातार इस सीरीज पे बनी रहिए। हम आज कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन को हम ज्यादा कर पाए। मैंने बोला कि लगभग 27 से 2800 क्वेश्चन केवल केमिस्ट्री के हैं। इसी तरह से आपकी फिजिक्स की और सेम ऐसे ही बायो की भी पीडीएफ आपके लिए तैयार कर दी गई है। तो लगातार से आप जुड़ जाइए। यदि किसी व्यक्ति को ये पीडीएफ चाहिए जो पीडीएफ हम करने वाले हैं तो आप उस पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हैं। उस पीडीएफ को परचेस करने के लिए आपको मेरी यूपीआई आईडी पे महज 51 रुपए का पेमेंट करना होगा और वो पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उस पीडीएफ को या तो आप प्रिंट करा लीजिए या फोन में पढ़ना हो, जैसा आप कर पाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो पे जरूर एक लाइक कीजिएगा, अपने उस दोस्त तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिसको आप चाहते हैं कि आपके साथ उसका भी सिलेक्शन हो। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, पहला तो एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक्स है। दूसरा केमिस्ट्री के सारे चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो लगातार एप्टेक पैटर्न, रेलवे, टीसीएस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पैटर्न के सारे क्वेश्चन और एग्जाम के आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसको फोकस करते हुए ये पीडीएफ अच्छे लेवल की तैयार की गई है। मतलब न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन डाले गए हैं सारे, मतलब पूरा का पूरा केमिस्ट्री इस एक पीडीएफ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, यदि सपना यदि देख लिया है तैयारी करने का तो बस लग जाओ, जुझ जाओ। मध्य प्रदेश में जो है तो अभी मतलब अभी आज से मैं बोलूं तो 10 दिनों के अंदर कांस्टेबल की भर्ती जारी होने वाली है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपने देखा जारी होने वाली है। इसका वेटेज रहता है भाई, क्वेश्चन का लेवल अच्छा जो पूछा जाता है ना वो अच्छा रहता है आपके लिए, है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी पढ़ लो, अभी समय एकदम जितना बढ़िया से तैयारी कर सकते हो भाई उतनी अच्छी तैयारी आपको क्या करना है। चलिए हम शुरू करते हैं, आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं और पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है, आप क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा कि पहला जो चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम करने वाले हैं और क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपके पास कैसे हैं। मेनली मैंने इसमें आंसर भी नीचे मेंशन किया है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हो लेकिन आपको आंसर को देखने के लिए आपको पीछे पेज पलटाना पड़ता है। मैंने इसीलिए लिखा है कि आप क्वेश्चन देखो और डायरेक्टली आप क्या करो, आंसर को टिक करो। चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हम थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं, ये हमने मार्कर लिया। तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो किसने किया, डोबेराइनर ने किया। डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को कितने प्रकार के समूह में व्यवस्थित किया है, तो त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम आपने पढ़ा है तो 3-3। यदि डोबेराइनर के त्रिक के पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 7 और 39 है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डोबेराइनर का त्रिक है, तो कौन सा भाई डोबेराइनर का त्रिक है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे हैं, मतलब उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण, क्या क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया। आपको पता है न्यूलैंड का अष्टक नियम आपने सुना है, तो जॉन न्यूलैंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन आप देखिए, आगे लिखा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म किस तत्व के समान होते हैं, तो किसके समान होते हैं, पहले तत्व के समान होते हैं। ठीक है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल किस तत्व तक ही सही ढंग से लागू हो पाता है, तो कहां तक, कैल्शियम तक। याद रखना, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, तो 56 तत्व ज्ञात थे टोटल न्यूलैंड के समय। तत्वों की आवर्त सारणी का मुख्य जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दिमित्री मेंडलीव को। याद रखना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर निर्मित थी, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी तो किस आधार पर निर्मित थी, वो निर्मित थी परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं। आगे जाइए, मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान के
आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो 7 आवर्त और 8 वर्ग हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो टोटल ज्ञात संख्याओं की संख्या कितनी है? 63। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे, उनके द्वारा अनुमानित तत्व एका बोरान का वास्तविक नाम क्या है? तो उसका वास्तविक नाम है स्कैडमियम। आपको याद रखना है स्कैडमियम। मेंडलीव द्वारा जोड़े गए खाली स्थान एका एल्यूमिनियम की जगह बाद में किस तत्व को मिला? तो किसको मिला? गैलियम को मिला। किस तत्व को मिला बाबू? ये मिला गैलियम को मिला। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और एक बार फिर से बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को भी आप परचेस कर सकते हो। इस पीडीएफ को परचेस करने के बाद मैं आपको तरीका बता दूं कि इस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हो। इस पीडीएफ को लेने का सबसे पहला तरीका कि एक यूपीआई है, मतलब उस यूपीआई में आपको पेमेंट करना है। यूपीआई कौन सा? यूपीआई नोट कर लो 8878536497। ये यूपीआई आईडी है। फिर @YBL, ये यूपीआई आईडी है 8878536497 @YBL। इस यूपीआई आईडी पे आप जैसे ही पेमेंट करोगे, कितने का? मात्र 51 रुपए का। और वो पेमेंट आपको करने के बाद इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप भेजोगे 1 से 2 मिनट के अंदर वो पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स रहेगी, बायोलॉजी, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये लेने का इसका तरीका है। चलिए आइए हम आगे सवाल को करते हैं। आगे सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल देखते हैं क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन, अभी हमने एका बोरान पढ़ा, अभी एका सिलिकॉन के स्थान पर बाद में कौन सा तत्व खोजा गया? तो कौन सा? जर्मेनियम खोजा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व को निश्चित स्थान देने में कठिनाई हुई? तो हाइड्रोजन को। समस्थानिकों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान देने में समस्या क्यों थी? क्यों थी भाई? क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को रखते समय कौन सी विसंगति देखी गई? तो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वालों से पहले रखना पड़ा था। न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व खोजे गए? तो प्रकृति में कितने तत्व खोजे गए? मात्र 56 तत्व मेंडलीव के अनुसार। डोबेराइनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो डोबेराइनर कहां के थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो बढ़ते क्रम में किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तब निम्नलिखित में से किस समूह के तत्व पूरी तरह से अज्ञात थे? तो कौन से? उत्कृष्ट एवं अक्रिय गैसें। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अच्छा ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड आपके लिए देखो, अगली स्लाइड आपके लिए, ये अगली स्लाइड आपके लिए आ गई। अगली स्लाइड में क्वेश्चन कैसे है, अगली स्लाइड भी हम देखते हैं। अगली स्लाइड भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आइए क्वेश्चन में देखता हूं क्या लिखा है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिपादन किसने किया? हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके किस गुण के आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। दीर्घ एवं दीर्घ या क्या लिखा? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने क्षैतिज आवर्त और ऊर्ध्वाधर वर्ग हैं? तो कितने हैं? 7 आवर्त और 18 वर्ग। याद रखना है आपको। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है? इसमें कितने तत्व हैं? तो किसको? पहले आवर्त को, जिसमें टोटल 2 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो दूसरे और तीसरे में टोटल 8 मौजूद है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कुल कितने ब्लॉकों में डिवाइड किया गया? बबुआ यार ये आपको पता होना चाहिए। 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम क्षार धातुएं कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत आवर्त सारणी में कौन से वर्ग आते हैं? तो एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन से आवर्त आते हैं? तो वर्ग 1 और वर्ग 2 आते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया? तो किस ब्लॉक में रखा गया? उन्हें पी ब्लॉक में रखा गया। अभी ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आवर्त सारणी का वह कौन सा इकलौता एक ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो कौन सा? पी ब्लॉक। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है और ये किस ब्लॉक में आते हैं? ये संक्रमण तत्व, जिन्हें हम डी ब्लॉक कहते हैं। आवर्त सारणी के निचले भाग में स्थित
दो क्षैतिज श्रेणियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। लेंथेराइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक शामिल है? ये 58 से लेकर 71 तक शामिल है। एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व किस परमाणु क्रमांक से शुरू होकर कहां समाप्त होते हैं? तो 90 से लेकर 103। ठीक है, 90 से लेकर कहां तक खत्म हो जाते हैं? 103 पे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप भी देख पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कौन सा? हैलोजन। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें। आधुनिक आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद आने वाली सभी कथित तत्वों को क्या कहा जाता है? पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में अधातुओं को मुख्य रूप से किस ओर स्थान दिया गया? तो उन्हें दाईं ओर स्थान दिया गया। पी ब्लॉक में धातुओं और धातुओं को अलग करने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? याद रखो, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हीलियम को वर्ग 18 में क्यों रखा गया, जबकि इसके बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है? तो क्यों रखा गया? इसका बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरा है, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है, इसके गुण अन्य उत्कृष्ट गैसों से मिलते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। आधुनिक आवर्त सारणी का चौथा और पांचवें आवर्त प्रत्येक अपने भीतर कितने तत्वों को समेटे हुए है? तो कितने? 18 तत्वों को समेटे हुए है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 118 वाले तत्व का नाम क्या रखा गया? जो 7वें आवर्त का अंतिम तत्व है उसे क्या कहा गया? ऑर्गनेशन कहा गया। ओजी उसका संकेत होता है। 49 नंबर, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में तत्वों के लिए किस राशि का मान समान होता है? किसका मान समान होता है? मुख्य ऊर्जा स्तरों एवं कोषों की संख्या का। आवर्त सारणी के किसी एक ही वर्ग के सभी तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान होता है? तो बाह्यतम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये समान होती है। हमने 50 क्वेश्चन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला कि ये केमिस्ट्री का टोटल हम इसमें 2800 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, लगातार आए हुए क्वेश्चन है। मतलब अगर बोलूं तो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन भी है इसमें। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं अभी तक, जिनमें पैटर्न बना है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आइए आगे मैं देखता हूं क्या लिखा है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में सबसे बड़े और सबसे छोटे परमाणु आकार वाले तत्व क्रम से कौन से होते हैं? तो लिथियम होता है और फ्लोरीन होता है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा, मतलब आयनन विभव। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किस तत्व की होती है? तो वो होती है किसकी? हीलियम की। पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? वो कौन सा है? सीजियम। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? वो कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। कि पूरी आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो होती है किसकी? क्लोरीन की। आपको याद रखना है। किसी सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विषुवत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या? विषुवत ऋणात्मकता कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। 161 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास? देखिए क्या लिखा है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है? तो वो घटता है। किसी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रासायनिक सक्रियता धातुओं में बढ़ती है, धातुओं में घटती है। किसी तत्व की संयोजकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार बदलती है? तो किस प्रकार? पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। वर्ग 17 के हैलोजन तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो वो होती है कितनी? 1 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उनकी संयोजकता 0 होती है। आवर्त सारणी में तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है और अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकता है? तो कौन? एल्यूमिनियम। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे आइए। वर्ग 14 के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो संख्या कितनी होती है? 4। आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपके पास?
ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का धात्विक गुण सबसे अधिक होता है? तो किसका? आरबी। आरबी रुबिडियम का सर्वाधिक होता है। सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका परमाणु आकार बड़ा और क्यों होता है? सोडियम का, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की तुलना में नाभिकीय आवेश कम होता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो क्या होता है? इससे समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट होती है। यह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सीधा दर्शाती है। मतलब ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के तत्वों के रासायनिक गुण आपस में अत्यधिक समान होते हैं? तो लिथियम और क्या हो जाएगा? सोडियम। ये 75 क्वेश्चन हमने किया और तगड़े लेवल के क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बम्पर क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को कलेक्शन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सर्चिंग करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपके लिए सारे के सारे चीजें एक ही पीडीएफ पे कलेक्ट करके दे दिया है। सो प्लीज इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा। गौतम जी, समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग पे जा रहा है? क्या कहते हैं? इस बार पेपर निकाल लेंगे, तैयारी करिए थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है? सारा का सारा ये कलेक्शन आपके पास है। इस पीडीएफ को आप भी ले लीजिएगा हमसे, ठीक है? और लेने के बाद पढ़िएगा इस पीडीएफ को। सारी की सारी जो मोटी मोटी बुकें आप पढ़ते हैं ना, ये सब कुछ इसमें समाहित कर दिया है हमने, है ना? तो सारा का सारा पढ़ना है आपको ये, और पढ़ेंगे तो नंबर आएगा। नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज हो जाएगा। आइए इधर इधर ध्यान दीजिए, फोकस इधर किया कीजिए जब हम बताया करेंगे, ठीक है? कैमरे के पीछे तो आप बैठे हुए हैं, पर इधर भी देखा कीजिए, ठीक है? लिखा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। यह तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त और वर्ग का सदस्य होता है? तो आवर्त 3 और वर्ग 13। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा सटीक रूप से किया जाता है? तो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 2 8 और 7। पी ब्लॉक के तत्वों का समानतम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? बाबू ये याद रखना, कितना होता है? ns⁻2 ns1-6। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कितना होता है? n-1d1-10 ns0-2। बहुत पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है क्वेश्चनों को। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले वर्ग के शीर्ष पर रखने पर मुख्य तार्किक कारण क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 क्षार धातुओं के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आदर्श मतलब आदर्श क्या लिखा है फिर? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मुख्य समूह का तत्व कहलाता है? तो कौन सा होता है? सोडियम। Na संकेत। संक्रमण तत्वों जिन्हें डी ब्लॉक में रखा गया का नाम क्यों रखा गया? मतलब संक्रमण तत्वों का नाम ये क्यों रखा गया? तो क्यों रखा गया भाई? क्योंकि उनके गुण एस ब्लॉक जो अत्यधिक धात्विक और पी ब्लॉक अधात्विक के बीच के संक्रमण को दर्शाते हैं, इसलिए उनका नाम संक्रमण तत्व रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु का सही उदाहरण है? उप धातु का सही उदाहरण कौन सा है? तो सिलिकॉन और कौन सा? जर्मेनियम। ये आपको याद रखना है। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 85 क्वेश्चन हमने किया यार, 85 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या तगड़ा होगा? बताइए बताइए गौतम, कैसा लग रहा है 85 क्वेश्चन पढ़ने के बाद? अच्छा लग रहा है ना? लगेगा। अभी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, मजा आएगा। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्या होती है? घटती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की अपचायक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत कम होती है। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों नाइट्रोजन फास्फोरस को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं क्या? निकोजन। वर्ग 16 के तत्वों जैसे ऑक्सीजन सल्फर को, वर्ग 16 में तत्व कौन से रहते हैं? 16 में ऑक्सीजन और सल्फर को मतलब किस गुण के कारण इन्हें इसमें 16 का तत्व कहा गया, रखा गया? तो किसके? चालकोजन के कारण। याद रखना, अंतः संक्रमण तत्वों की समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? कितनी होती है? +3 होती है। एक तत्व X आवर्त सारणी तीसरे आवर्त और वर्ग 16 में स्थित है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा इसका? 16। परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्व पोटेशियम को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें रखा गया S ब्लॉक में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान, मतलब कमरे का तापमान कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में एकमात्र धातु है? कौन सी है? तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सिल्का मतलब सिक्का धातु मतलब कॉइंस मेटल कहा जाता है, जिससे सिक्का बनता है? तो कॉइंस मेटल किसे? वर्ग 11 जैसे कापर, सिल्वर और गोल्ड। किसी आवर्त में हैलोजन के ठीक बाद आने वाले तत्व हमेशा क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? ये होते हैं उत्कृष्ट गैसें। अगले आवर्त की शुरुआत या उसी आवर्त का अंत होता है ये, ऐसा मैं कह सकता हूं। आइए अगले क्वेश्चन हम करते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व पर समानता क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व क्या होता है? बढ़ता है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे मुख्य सुधार क्या होता है? इसने वर्गीकरण के आधार को परमाणु भार से बदलकर परमाणु क्रमांक कर दिया गया है। ठीक है, ये होता है बदलाव। आवर्त सारणी में तत्वों के विकर्ण का संबंध क्या अर्थ है? दूसरे आवर्त के कुछ तत्वों का अगले वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अब देखो ये क्लास के लिए जो मेहनत हो रही है ना, उसके लिए बच्चों की तरफ से चाय भी आई है। ठीक है, एक बार चाय की चुस्की मार लेते हैं। ठीक है, अच्छी चाय है भाई, कहां से लेके आए हो यार ये? बट किसके यहाँ की चाय है? बहुत बढ़िया, पंडित जी के यहाँ की। ठीक है, बढ़िया चाय, आप भी तो पंडित जी हैं। ठीक है, आइए आगे करते हैं। हम क्वेश्चन क्या लिखा है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, जो आवर्त सारणी का पहला तत्व भी है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय हेनरी मोदले के साथ साथ मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक के परमाणु मॉडल पर विस्तृत रूप से है? तो नील बोर। ये हमने 100 के 100 क्वेश्चन हमने किए। अब आप सोचो, ये 100 क्वेश्चन करने के बाद पंडित जी कैसा लग रहा है आप बताइए? पहले बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब आप सोचो कि आपके पास मैंने आपको मलाई दे दिया है, मात्र 51 रुपए की पीडीएफ सेल कर रहा हूं, मात्र। जितने लोगों को लेना है सब लोग ले लो भाई और पढ़ लो, है ना। गजब के कंटेंट है, गजब की चीजें हैं इस पीडीएफ में, मतलब एक एक से अव्वल क्वेश्चन है। आइए अगला चैप्टर हमारा क्या आता है इसमें? परमाणु की संरचना। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है वो आता है परमाणु की संरचना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, ये केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। आइए हम इससे क्वेश्चन करने का एक बार ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो आप क्वेश्चन की थोड़ा सा मतलब क्वालिटी आप बढ़ा लेना। ठीक है, एक बार चाय भी पी लेता हूं यार। ठीक है, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है भाई, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? ये किसे? तो जे थॉमसन साहब को। किसको? जे थॉमसन साहब को। अगला आता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर बबुआ आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। परमाणु के नाभिक में कौन से कण स्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण स्थित होते हैं। याद रखना, इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। क्या? इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एक मिनट, माइक में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई? वॉइस कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, आइए आगे आते हैं हम। अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसके मतलब प्रयोग किसने किया था? तो अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था? याद हो किसने किया था? रदरफोर्ड साहब ने किया था। समस्थानिकों मतलब समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें समान होती है। क्या समान होती है? प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु संख्या। संभारिक में क्या समान होता है? संभारिक में क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रकाश द्वैत प्रभाव की सफल व्याख्या किसने किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का समीकरण क्या है? यह आपको याद रखना है। ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? E बराबर hb। याद रखिएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या है? कई बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो क्या होता है? लैम्डा बराबर h/p, जहां पर p बराबर भी क्या होता है? m भी होता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? ये होता है h/2 up to पाई, है ना, पूर्ण गुणज होता है। तो mvr का मतलब होता है nh/2 पाई। याद रखना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है? तो किसमें आती है? बामर श्रेणी में आती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या किसे व्यक्त करती है? ये करती है कक्षक का मुख्य ऊर्जा स्तर एवं आकार को। द्विअंशी मतलब द्विआंशी क्वांटम संख्या का मान p कोष के लिए कितना होता है? तो ये कितना होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे नोट लगा है, नोट मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है कक्षक का त्रिविम अभिन्यास। क्या? कक्षक का त्रिविम अभिविन्यास दर्शाती है। आगे आइए, आबाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षक में प्रवेश करते हैं? तो किस कक्षक में प्रवेश करते हैं? न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। हुंड के नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कब भरते हैं? पहले अयुग्मित रूप में समान चक्रण के साथ भरते हैं। यह आपको याद रखना है। आगे आइए, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर n में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2n का स्क्वायर।
ठीक है, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर पे n अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2n का स्क्वायर। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, अच्छा इधर पे है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, तो कौन इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, सोडियम और Ne दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n कोष मतलब n बराबर 4 में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 16। एनोड किरणों की खोज किसने किया, आपको याद रखना है, गोल्डस्टीन ने किया। कैथोड किरणें बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये बनी होती है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्रोमियम का आपको याद रखना है, क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। कॉपर जिसका अपवाद स्वरूप सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कॉपर का, ये होता है 4s1 3d की पावर 10। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, बस थोड़े से कुछ क्वेश्चन और है इसके, फिर अगली स्लाइड में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन इधर पे थोड़ा सा कट गया क्या, हाँ ये लिखा हुआ है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो याद रखना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, फिर बड़ा है बराबर है h/4 पाई की। ठीक है, आगे आता है पाउली के अपवर्तन सिद्धांत के अनुसार, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत क्या कहता है, याद रखो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। आगे आता है पी कक्षक का आकार कैसा होता है, तो पी कक्षक का आकार होता है कैसा, डबलाकार, याद रखना मतलब डंबल के आकार का। एक परमाणु में पी उपकोष में कुल कितने कक्षक होते हैं, तो कुल कितने कक्षक होते हैं, कुल 3 कक्षक होते हैं, px py और pz। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, तो 0.529 है ना, ये लैम्डा और मीटर में 52.9 pm होती है पर मिनट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, 31 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कैथोड किरणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किस पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, ना तो गैस की प्रकृति और ना ही इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, कैनाल किरणों के लिए E/P का मान क्या किस पर निर्भर करता है, तो ये मान निर्भर करता है ट्यूब में भरी गैस की प्रकृति पर। एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 तथा द्रव्यमान संख्या 25 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 18, मतलब जेड, ये आप देख पा रहे हो। डी कक्षक का आकार कैसा होता है, तो डी कक्षक का आकार होता है द्विडंबलाकार। ठीक है, एस कक्षक का आकार कैसा होता है, तो एस कक्षक का आकार होता है कैसा, गोलीय। एफ उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 7। डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 10। पी 3p कक्षक के लिए n और a के मान क्या होते हैं, वो होते हैं n बराबर 3 और l बराबर का 1, ये आप याद रखना। 4d कक्षक के लिए द्विआंशी क्वांटम संख्या 1 का मान कितना होता है, ये होता है 2। और निम्नलिखित में से किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो किसकी होती है, 4s की सबसे कम होती है। बोर के मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, कितना होता है, प्रकाश के वेग का 1/137वां भाग। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किसके बराबर होती है, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है परावैंगनी क्षेत्र में। पास्चन और ब्रैकेट श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती हैं, तो ये किसमें आती हैं, अवरक्त क्षेत्र, किसमें, अवरक्त क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि नोड वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है, क्या होती है, शून्य होती है। सम न्यूट्रॉनिक वे नाभिक होते हैं जिनमें समान होती है क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। 2s उप कक्षक के लिए रेडियल नोड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। Fe मतलब Z बराबर 26 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 4s² 3d की पावर 6। फिर क्या लिखा, कुल नोडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो कुल नोडों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n-1। 5e की पावर 3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s की पावर 0 और 3d की पावर 5। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हो सकता है कितना, वामावर्त या दक्षिणावर्त,
+1/2 या -1/2। बोर का परमाणु मॉडल किस पर लागू नहीं होता? तो ये किस पर लागू नहीं होता? He परमाणु पर, क्योंकि बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर लागू होता है, जबकि He में मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति v में क्या संबंध होता है? अभी क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में कि c बराबर v इंटू लैम्डा। तरंग संख्या v का बार का मात्रक क्या होता है? तो तरंग संख्या का मान क्या होता है? m की पावर -1 cm की पावर -1। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। 55 क्वेश्चन हमने किया, आगे क्वेश्चन हम और करते हैं भाई, और लगभग हम आज ट्राई करेंगे कि 200 से 250 क्वेश्चन हम कर लें, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बस आप दिमाग में ये रखो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है। आगे आइए, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से निम्न स्तर से कूदता है तो ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। किसी एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 3D2 कक्षक का आकार कैसा होता है? तो डंबल के अनुसार, डोनट डंबल के अनुसार। जीमन प्रभाव, जीमन इफेक्ट क्या है? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विघटन, ठीक है। स्टार्क प्रभाव, क्या लिखा? स्टार्क प्रभाव किससे संबंधित है? ये संबंधित है विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन से। आइए, थॉमसन के परमाणु मॉडल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम पुटिंग मॉडल। कई बार पूछा जाता है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम पुटिंग मॉडल। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस धातु की पतली पन्नी का उपयोग किया जाता है? तो किसका? सोने की पतली पन्नी का उपयोग। 4F कक्षक के लिए N और L के मान क्या होते हैं? तो ये होते हैं N बराबर 4 और L बराबर 3। ऋणावेशित आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु की तुलना में कितनी होती है? मतलब तुलना में अधिक होती है, कम होती है? तो क्या होती है? अधिक होती है। धनावेशित आयन का निर्माण कैसे होता है? तो यह निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से निर्माण होता है। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, आपको याद रखना है। क्लोराइड आयन का बाइटम विन्यास कितना होता है? यह होता है 3s² 3p की पावर 6। रिडबर्ग नियतांक का मान लगभग कितना होता है? ये मान होता है 1.0967 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों एक साथ सटीक निर्धारण करना असंभव है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हाइजेनबर्ग का। प्रकाश के कोणीय और तरंगीय दोनों गुण होते हैं, इसे किसने प्रतिपादित किया? तो डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने क्या किया था? इसे प्रतिपादित किया था। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है 3D कक्षक के लिए कोणीय नोट में संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 2। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? Fe में। और किसमें? Mn में। याद रखना है, बोर कक्षों को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर क्या है? तो इसके लिए अक्षर है KLMN। याद रखना। M कोस n बराबर 3 के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 18। इधर आप देख रहे हैं n 2n² तो 2 गुणा 3, n बराबर 3 था तो आ जाएगा 18। सॉल्व करने में पोटेशियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितने कक्षक होते हैं? कितने होते हैं? 4s कक्षक में, ठीक है। 4s इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या लिखा फिर? थ्रेसिंग तरंग समीकरण। क्या लिखा? क्या लिखा भाई? ये थ्रेडिंगर तरंग समीकरण किस पर आधारित है? तो ये किस पर? इलेक्ट्रॉन की तरंग कण की द्वैत प्रकृति पर आधारित है। थ्रेडिंग समीकरण में साई ये होता है, साई का ये ऐसे ये त्रिशूल जैसा बना होता है ना, ये साई बोलते हैं, इसे साई प्रतीक होता है। ये साई स्क्वायर का वर्ग किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता को। 3p कक्षक में कितने नोडल तल होते हैं? तो कितने? 1 नोडल तल होते हैं। नोडल तल 1 और p कक्षक के लिए L=1। न्यूट्रॉन परमाणु में नाइट्रोजन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3। और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p की पावर 6 और 3p² 3p की पावर 6, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चन हो गए आपके पास। आइए आगे की ओर हम चलते हैं और आगे भी हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में थोड़ा सा चीजें सोचने वाली हैं, पर चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। इससे बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं चैप्टर से। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है? बताओ कौन सा कक्षक संभव? भाई 1p थोड़ी ना बनता है यार, p बनता है, 1p नहीं बनता, ठीक है।
n बराबर एक ऊर्जा स्तर के लिए L का मान केवल 0 हो सकता है, अर्थात केवल संभव 1s संभव है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, बताओ। इधर पे 1p संभव नहीं था, इधर पे कौन सा नहीं, तो 2d संभव नहीं है, 2d संभव नहीं है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है किसकी, होती है गामा किरण की। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है रेडियो तरंगों की। बोर सिद्धांत के अनुसार nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, ये होती है n/n का स्क्वायर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, मैक्स प्लांक ने। डी ब्रोगली समीकरण किन कणों पर लागू होता है, तो किन कणों पर लागू होता है, सभी गतिशील कणों पर बाबू। फोटो इलेक्ट्रिक प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्य फलन वर्क फंक्शन कहते हैं। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर क्या, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होता है, प्रारंभ होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मानों का कौन सा सेट संभव नहीं है बाबू, जिसमें देखना पड़ेगा आपको कौन सा, n बराबर 2, L बराबर 2, m1 इक्वल टू 0, m2 इक्वल टू +1/2। देख लेना, ये वाला आंसर हो जाएगा। 3D कोष के लिए द्विआंशी क्वांटम संख्या 1 और चुंबकीय क्वांटम संख्या m के संभव मान कौन से हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1। आप देख लेना। हाइड्रोजन परमाणु के किस निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, ये लिखा हुआ है, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, जो मूल अवस्था पे होगा, n बराबर 1। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान क्या होगा, तो n का मान हो जाएगा 2। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है, याद रखना है। ठीक है, आइए 96 नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 हो तो उस कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगला लिखा है कि 2p कक्षक के लिए कोणीय नोड और रेडियल नोड की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 0। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Fe, Ne और Na में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी केवल परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, लाइनमैन श्रेणी। याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पीपॉड श्रेणी किस क्षेत्र में आती है, तो यह आती है दूर अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी की नींव किस वैज्ञानिक ने रखी, कई बार पूछा जाता है, तो इरविन थ्रोडिंगर। किसने, इरविन थ्रोडिंगर ने रखी। DXY कक्षक के नोडल तल स्थित होते हैं, तो नोडल तल कहां स्थित होते हैं, ये होते हैं XZ और YZ समतल पर। इलेक्ट्रॉन के चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हैं, तो इसके 2 मान संभव हैं, एक प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, हालांकि सारे ये प्रीवियस ईयर के हैं पर ये अभी हाल में पूछा गया था एग्जाम में। कॉपर के डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉपर का डी इलेक्ट्रॉन। एक बार आपको इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने का जो मॉडल है ना अष्टक वाली, वो चीजें आपसे बननी चाहिए, तब अभी सवालों को कैसे कर पाओगे, हम सिखा देंगे। ठीक है, इसका क्या होता है 10, इसका राइट आंसर। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जितने लोग भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हैं। आइए हम आगे करते हैं, क्या लिखा है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, समस्थानिक। बाबू यार पानी नहीं पिलाओगे पंडित जी क्या हमको, यार थोड़ा सा पिला दो यार ठंडा लाके। ठीक है, इधर लिखा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है, तो कौन सा रेडियोधर्मी होता है, ट्राइटियम। कौन सा, ट्राइटियम। न्यूट्रॉन सहित परमाणु कौन सा है, तो कौन सा, साधारण हाइड्रोजन। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने किन कणों की बौछार सोने की पन्नी पर की थी, तो कहां पे, अल्फा कणों की। याद रखना, विद्युत चुंबकीय विकिरण के एक क्वांटम को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान सबसे पहले किसने निर्धारित किया, तो किसने निर्धारित किया, R.A. मिलिकॉन। किसने, R.A. मिलिकन ने। ठीक है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है, यार आपको ये पता है कि 1837 गुना होता है, कई बार का पूछा गया क्वेश्चन।
L बराबर 3, तो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 14। हाइड्रोजन परमाणु में 1s इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -13.6। इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर इधर आइए, इधर इधर आइए, अरे इधर आइए आप, इधर आइए, इधर इधर आइए, बुला रहे हैं ना, इधर आइए, इधर आइए, इधर इधर आइए। ये है हमारे पंडित जी, ठीक है, ये तैयारी करते हैं और मतलब कहा जाए तो हमारे यहाँ का संरक्षण का काम भी पूरा ये करते हैं, ठीक है। प्यास लगी है, चाय पीना है, नाश्ता करना है, सारी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहती है। इन्हें एक बार बोलना होता है, इनका प्रिंस नाम है, प्रिंस ये कर रहे हैं और ये उपस्थित कर देते हैं ना। इनका भी मतलब लगातार इनके एग्जाम निकल रहे हैं, लगातार फाइनल मेरिट से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अभी इस बार आशा है कि इनका सिलेक्शन जल्दी ही किसी अच्छी पोस्ट पे हो जाएगा। आप लोग भी इनको मतलब विश कीजिएगा कि इनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप तैयारी करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, चलिए। ठीक है, इधर पे आइए, लिखा हुआ किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है? ये होता है √s+1 × h/2 अभी ऐसे ना करना कि इस वीडियो को निकाल देता, शॉर्ट्स वायरल कर लो अपना, ठीक है, कर लेना, ठीक। इधर लिखा है कक्षक कोणीय संवेग। कक्षक कोणीय संवेग किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है? ये करता है द्विआंशी क्वांटम संख्या पर। एस कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान कितना होता है? ये होता है 0। Mg2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 10। O2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 10। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 400 mm से 750 mm। ये पूछा गया क्वेश्चन है। बोर सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षक की त्रिज्या और n में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है भाई? Rn समानुपात है n² के। ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किन पर लागू नहीं होता? तो ये किन पर? बड़ी स्थूल कार या क्रिकेट की गेंद पर लागू नहीं होता। आगे आइए, बोर मॉडल का मुख्य दोष क्या है? तो बोर मॉडल का मुख्य दोष क्या है भाई? यह एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का स्पेक्ट्रम नहीं समझ सकता। यह ज़ीनन और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। यह रासायनिक बंधों के बनने का कारण नहीं बन सकता। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगे परावैगनी तरंगों और एक्स किरणों में से किसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? आप देखो, रेडियो तरंग लिखा है, परावैगनी, एक्स किरण और तीनों, तो किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी? तो वो होगी एक्स किरणों की। और एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन, विल्हेम रॉन्टजन, आपको याद होना चाहिए। समोसा खिला दिया, डकार आने लगी। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र द्विआंशी क्वांटम संख्या के पद में क्या है? तो क्या है भाई? इसका है 2l+1। याद रखना, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं और जल्दी ही क्वेश्चन को हम फिनिश करने का एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र क्या होता है? 2l+1 या फिर 4l+2 आप कर सकते हो। कैथोड किरणों की खोज के समय डिस्चार्ज ट्यूब मतलब विसर्जन नलिका के अंदर दाब कैसा रखा जाता है? तो ये रखा जाता है अति निम्न दाब। लिखा है dx² - y² कक्षक की पाली कहां स्थित होती है? तो कहां स्थित होती है? ये होती है x और y कक्षों के ऊपर। dxy कक्षक की पाली कहां स्थित होती है? तो ये भी xy कक्षक के बीच में होगी। एक कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n-1 में संक्रमण करता है, ठीक है, तो उत्सर्जित रेखाएं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी से संबंधित होंगी? तो ये किससे संबंधित होंगी? ये होंगी क्या लिखा है? लाइमन श्रेणी से। याद रखना, लाइमन श्रेणी से संबंधित हो जाएंगी वो, ठीक है। आइए, अभी इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन है भाई? इस चैप्टर के भी कितने क्वेश्चन है? लगभग कितने हैं? अच्छा ठीक है, बस अंतिम की स्लाइड है ये। अंतिम किसकी स्लाइड है? मतलब ये स्लाइड हो गई और ये स्लाइड, ठीक है। अंतिम के लगभग 25 से 30 सवाल इस चैप्टर के और है। ये चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आइए आगे हम करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 स्तर पर आता है तो उत्सर्जी स्पेक्ट्रमी रेखा किस श्रेणी की होगी? तो किसकी होगी? बामर श्रेणी की होगी, बामर श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ये आपसे बहुत पूछा जाता है। E1, E2, E3 और E4 हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं का सही क्रम है ये। याद रखना, n का मान बढ़ता है, ऊर्जा ऋणात्मकता की ओर क्या होती है? शून्य होकर बढ़ती जाती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य दोष क्या था? यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। 3D कक्षक के लिए रेडियल नोड की संख्या कितनी थी? तो ये थी भाई 0। याद रखना, 4p कक्षक के लिए कुल नोडों की संख्या कितनी है? तो ये है 3।
किसी कक्षा का नोडल तल किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है वह तल जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। इस कैडमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है 4s2 और 3d1। जिंक का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जिंक का होता है 4s2 3d की पावर 10। Zn आयनन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये आपको सीखना पड़ेगा। अभी तो मैं टिक कर दे रहा हूं, पर मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn2+ ये प्रतिचुंबकीय है, याद रखना। चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने का सही सूत्र, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सही सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र याद रखो। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हो, ऐसा, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। तो म्यू इक्वल टू √n+2 और bm फोटोन की ऊर्जा E का तरंग दैर्ध्य लैम्डा के साथ सही संबंध। हमने इसको बताया है कि E बराबर hc अपॉन का लैम्डा। ठीक है, क्या होता है? E बराबर hc अपॉन का लैम्डा। रदरफोर्ड के प्रयोग ने साबित किया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? कैसा होता है? खोखला होता है। बोर की प्रथम कक्षा की तुलना में द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? ये कितनी होती है? 4 गुना होती है। प्रकाश की तीव्रता का अर्थ क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का डेंसिटी ऑफ लाइट का अर्थ क्या होता है? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा देखिए। क्वेश्चन है कि क्या लिखा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का अर्थ क्या है भाई? ग्राउंड स्टेट का अर्थ क्या है? परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है किसी उपकोष के लिए यदि L बराबर 2 है तो उस उपकोष में कक्षकों के प्रकार कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 5 प्रकार के। ठीक है, बामर श्रेणी। अब 5 प्रकार के कौन कौन से? -2, -1, 0, +1 और +2। याद रखना, बामर श्रेणी के लिए रिड वर्ग सूत्र में N1 का मान हमेशा कितना होता है? तो बामर श्रेणी में कितना होता है? 2। हमने इसको पहले भी पढ़ा था, अभी फिर से आया। हीलियम आयन की प्रथम गोर कक्षा की ऊर्जा H परमाणु की तुलना में कितनी होती है? तो ये होती है कितनी? 4 गुनी। कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, 4 गुनी होती। कैसे होती है? लिखा हुआ है। आधुनिक परमाणु मॉडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता है कि आधुनिक परमाणु मॉडल को हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए इस चैप्टर का ये अंतिम स्लाइड है, और अंतिम स्लाइड है मतलब जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिखा है कि डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है। सुनिए, पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु होता है। इन्होंने किसने कहा? डाल्टन साहब ने कहा। आधुनिक संशोधन किया फिर इन्होंने, परमाणु विभाजित किया जा सकता है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अगला आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? थॉमसन और रदरफोर्ड का। थॉमसन का मॉडल परमाणु धनावेशित होता है, इसमें मतलब धनावेशित गोलाकार है, इसमें इलेक्ट्रॉन घसे हुए रहते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान एक अत्यंत होता है, मतलब अनंत होता है, छोटे स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, केंद्र में नाभिक। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? ये बेसिकली आपके लिए है, ये आपके लिए है कि इतनी सब चीजें आपने पढ़ा, एक बार इसका थोड़ा सा वर्णन देख लें। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में होता है, जिसे क्वांटम या फोटोन कहते हैं। तो E बराबर HB बराबर HC अपॉन लैम्डा, इससे आपका ये याद होगा। ठीक है, यहाँ पे H का मान लिखा है, D का मान, सारी चीजें लिखी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली का व्यवहार क्या होता है? डी ब्रॉगली डबल बिहेवियर क्या होता है? देखो, सभी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये आपके पास लिखा लैम्डा बराबर H अपॉन P, तो H बराबर H अपॉन का B, मतलब लैम्डा बराबर HM बटे MB। ये फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? किसी सूक्ष्म कण की स्थिति मतलब डेल्टा X और डेल्टा P एक साथ मतलब सटीक निर्धारण करना असंभव है। ठीक है, इधर पे देखो ये लिखा है डेल्टा X इंटू डेल्टा P बराबर, फिर ये लगा है प्लस माइनस मतलब छोटा बड़ा H अपन का पाई। इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में लगातार ये सूत्र पूछे जा रहे हैं, इनसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ये आप बाहु का नियम लिखा हुआ देखो। आप बाहु का नियम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूनतम कक्षा वाले कक्षक में पहले प्रवेश करते हैं। ऊर्जा का क्रम n+1 के नियम से भरा जाता है। पाउली का नियम क्या कहता है? किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या कौन से n1, m1 और m2 के मान समान नहीं हो सकते। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पाउली का नियम। हुंड का नियम ये आपके लिए है, आपको मिल जाएगा, ये आप इसे मतलब पढ़ लेना आराम से।
मौलिक कण एवं परमाणु संरचना के बारे में सब लिखा है। देखो प्रकाश और विद्युत प्रभाव के बारे में लिखा, आप पढ़ सकते हो। नील बोर का परमाणु मॉडल, ये इससे सूत्र लगातार बन रहे हैं, इससे सवाल लगातार ग्रुप डी जैसे एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वर्ग का लिखा हुआ है, मतलब सारी चीजें आपके पास है यार, सारी। देखो प्लांक का स्थिरांक मान क्या होता है, प्लांक स्थिरांक h का मान क्या होता है ये लिखा है। वेग का मान, c का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, देखो -1.6 10 और -19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 10 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन, सब कुछ एक एंगस्ट्रम बराबर 10 मीटर। एक ईबी बराबर लिखा 1.602 10 19 जून। ये लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो गोलाकार शब्द का यूज हुआ, एस होता है गोलाकार, डंबलाकार, डंबल के आकार का कौन होता है, पी ब्लॉक डंबलाकार होता है। फिर द्रुई डंबलाकार होता है, ये दो डंबल ऐसे, दो डंबल ऐसे, ये होता है डी ब्लॉक का। और एफ का होता है अटिल, मतलब अटिल आकार, मतलब कई डंबल के जैसा, कई डंबल अगर एक साथ रख दिए जाए तो। ये देखो सारी रेडिएटिव बना है, और किरण, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एस किरण, गामा किरण है, सब कुछ आपके पास है भाई। तरंग दैर्घ्य को किसे दर्शाते हैं, मतलब ऑल इज वेल। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ देखो। विपरीत चक्रण के साथ रह सकते हैं वो। समस्थानिक, समान, जेड भिन्न ए, ये सब कुछ लिखा है। समइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समइलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पहले फोर्स कक्षक में निकलते हैं, तत्पश्चात 3D में जाते हैं। याद करने वाली चीजें और है, जेड का मान, सब कुछ है भाई। इस पीडीएफ को आप परचेस करके आराम से इसको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला चैप्टर आता है साबुन, डिटर्जेंट, कांच, सीमेंट और विस्फोट। तो ये सारा का सारा आज हमने पढ़ा। लगभग हमने 200 क्वेश्चन हमने पढ़ा, इसमें पढ़ा परमाणु ऊर्जा वाले में, और उसमें भी हमने पढ़ा लगभग 100, तो 300 क्वेश्चन हमने ये पढ़ा। आगे की सीरीज आपको जल्दी मिलेगी। और यदि मैं क्वेश्चन को आपको दिखा दूं, देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन के आप पैटर्न को देखो, और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है भाई कि आपके एग्जाम में ये छपने वाले क्वेश्चन है। आप ये देखो ना, आप ये आपके एग्जाम में ये लगातार क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो, मतलब सारा का सारा ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धातु हो गया, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखो, ये सारी की सारी केमिस्ट्री पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार आपको करना है, बार बार इनको समझना है, ताकि ये सारी के सारे क्वेश्चन, और 115 पन्ने हैं टोटल, 115 पेज है। 115 पन्ने में लगभग 2700-2800 क्वेश्चन कवर है। तो फिर ठीक है, फिर सारी की सारी हम ये सीरीज पूरी करेंगे। वीडियो पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। एक तरफ से जितना भी चैप्टर होगा हम सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगती है जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।